गुड इवनिंग बच्चों, मैं धर्मेंद्र साहू आप लोग का स्वागत करते हैं। आज मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक नॉवल लेक्चर है। जैसा कि मैं आप लोग को प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इन सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इन सीरीज सर्किट आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हों तो उस पर मैं एक न्यूमेरिकल लिया हूँ। ठीक, लगाने का प्रयास करना, ना समझ में आए तो कमेंट करना। और आप लोग तो वीडियो देखते हो लेकिन समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा हम कैसे समझें, कोई कमेंट वमेंट करते ही नहीं हो। ठीक, तो जो बताया जाए, जो न्यूमेरिकल आपको दिया जाए या जो थ्योरी बताई जाए उस पे जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन फार्मूले पे, जो फार्मूले आपको बताया जाए वो लगाइए, उस पे न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक, जो भी ना समझ में आए, जो आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा आपके बुक से, उस सवाल को कमेंट करिए। ठीक है ना। हमें तो ऐसा लग रहा है आप लोग इसे पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक, लेकिन फिर भी हमारा काम है, हम कर रहे हैं। ठीक, एग्जाम तो आप लोग का पक्का होगा, इसलिए पढ़ाई सभी लोग करते रहिए। ठीक, तो जैसे देख रहे हैं, पहला सवाल ये है, एक 50 माइक्रो फैराड का संधारित्र तथा 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर एक 50 माइक्रो ओम का संधारित्र तथा 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़कर 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। ठीक, सवाल क्या है, एक 50 माइक्रो फैराड का संधारित्र तथा 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़कर 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, नंबर एक एमिटेंस, प्रतिबाधा पूछ रहा है, दूसरा करंट धारा पूछ रहा है, तीसरा पावर लॉस शक्ति व्यय पूछ रहा है, अगला क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक पूछ रहा है। ठीक, जैसा कि हम बता चुके आपको, सवाल लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो किस फार्मूले पे लगेगा। यदि ये सारी चीजें पता रहेगा, ठीक है ना, तब आप लगा पाएंगे। ठीक, यानी कौन कौन सा पैरामीटर दे रहे हैं और क्या पैरामीटर पूछ रहे हैं, ठीक है ना, और वह पैरामीटर किस फार्मूले पर निकाला जाएगा, ये सभी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, तो पहले जो दिया हम उसको क्या कर ले रहे हैं, लिख ले रहा हूँ। ठीक, इस सवाल में क्या दिया है, क्या कह रहा है कि एक 50 माइक्रोफैराड यानी संधारित्र सी दे रहा है और रेजिस्टेंस आर दे रहा है 80 ओम। ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज कितना 200 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रहा है। तो मैंने लिख लिया कि बी कितना दे रहा है 200 वोल्ट और रेजिस्टेंस 80 ओम, और सी कितना दे रहा है 50 माइक्रोफैराड। इसको मैं क्या कर लिया, फैराड में बदल लिया, क्योंकि एक माइक्रो बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻6 मीटर होता है। ठीक, तो ये हो गया 50 × 10⁻6 फैराड हो गया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। क्या क्या रजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, मैंने ये चित्र बना लिया। 80 ओम और 50 माइक्रो फैराड को मैंने क्या कर लिया, सीरीज में ऐड कर लिया। ओके, सप्लाई वोल्टेज कितना दिया 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मैंने सप्लाई यहाँ दे दिया। मैंने मान लिया कि इस सर्किट में आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो आपसे पहले क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा पूछ रहा है। प्रतिबाधा बराबर जेड बराबर क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं। जेड बराबर होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपको आर पता है लेकिन एक्सी नहीं पता है। ठीक, एक्सी नहीं पता है तो एक्सी आप निकाल सकते हैं। जैसा कि एक्सी बराबर क्या होता है, ये देखो मैं फार्मूला लिखा हूं, एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। आपकी कैपेसिटर की वैल्यू दे रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रहा है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, तो मैंने यहाँ पे रखा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना होता है 3.142 इंटू 50। ठीक, इंटू 50 10⁻6 हो गया। ठीक, इसको मैंने हल किया, कितना हो जाएगा 63.7 ओम, इतना आ जाएगा। ठीक, एक्सी क्या है एज ए रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 63.7 ओम, इसकी यूनिट ओम में होगी। अब आपको चाहिए क्या, पहला पॉइंट पूछ रहा है इम्पीडेंस चाहिए, तो जेड बराबर क्या होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। आर की वैल्यू 80 ओम दे रहा है और एक्सी का मान अभी मैं 63.7 निकाल रहा हूँ। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, जेड बराबर 102.3 ओम। ओके, आपकी वैल्यू कितना आ गई 102.3 ओम। ठीक,
अब आपको दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा था, करंट। करंट बराबर आप क्या जानते हैं, बी अपॉन जेड, यानी एसी है। अगर डीसी होता बी अपॉन आर होता, ये एसी है। आई बराबर बी अपॉन जेड, जेड एपीडेंस, और बीसी सप्लाई कितना 200 वोल्ट दे रहा है। अभी जेड यहाँ निकाल रहा हूँ 102.3, कितना आ गया, इसे हल करेंगे 1.955 एम्पियर। ठीक है ना, 1.955 एम्पियर। अगला क्या आपसे पूछ रहा था, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आप जानते हैं बेटा, आर बराबर जेड होता, आर अपान जेड होता है। ठीक, पावर फैक्टर यानी कास फाई, कास फाई बराबर आर अपान जेड। तो कास फाई बराबर आर की वैल्यू 80 ओम दे रहा है और जेड की वैल्यू अभी 102.3 अभी आप निकाल रहे हैं। तो इसे जब हल करेंगे तो क्या कितना मिल जाएगा आपको, 0.782। ठीक, और एक ऐसा पावर फैक्टर है लीडिंग पावर फैक्टर। कैसे जाने आप लीडिंग पावर फैक्टर है, क्योंकि क्या है, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो कैपेसिटर में क्या होता है, करंट। देखो लीडिंग और लैगिंग से तात्पर्य क्या थी, यहाँ यदि लीडिंग के बोलेंगे तो करंट को मान चल रहा हूँ क्या है, लीड है। लैग बोलेंगे तो करंट को मान चल रहा हूँ लैग है। ठीक है, यहाँ लीड है तो मतलब क्या थी, करंट क्या है, लीड है। ठीक, आगे कुछ न्यूमेरिकल दिया हूं, ठीक, उसे आप लोग लगाने का प्रयास करना। यदि ना समझ में आए, ठीक, तो कमेंट जरूर करना। ओके, पहला सवाल क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे लगाने का जरूर प्रयास करना, क्योंकि जो चैप्टर इसमें मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एक सवाल तो 100% आना ही आना है। और जैसा कि आप जानते हैं, सवाल पे आपको अगर 5 नंबर का सवाल आ रहा है तो 5 में आपको 4 तो पक्का मिलेगा। वैसे 5 में 5 मिलता है न्यूमेरिकल में, अगर 2 नंबर का आ रहा है तो 2 में 2 मिलेगा। ठीक, तो पहला सवाल क्या है आपके सामने, एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़े हैं। सवाल को ध्यान से समझना, सुनना। एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़े हैं। यदि परिपथ द्वारा ली गई धारा 4 एम्पियर है। ठीक, मैं फिर से पढ़ रहा हूं सवाल को। एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़े हैं। यदि परिपथ द्वारा ली गई धारा 4 एम्पियर है तथा शक्ति वह 160 वाट है, तो संधारित्र की धारिता, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, परिपथ की प्रतिबाधा तथा शक्ति गुणांक ज्ञात करो और परिपथ का सदिश आरेख भी खींचो। ठीक, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं सवाल को। एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़े हैं। यदि परिपथ द्वारा ली गई धारा 4 एम्पियर है तथा शक्ति व्यय 160 वाट हो, तो संधारित्र की धारिता, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, परिपथ की प्रतिबाधा तथा शक्ति गुणांक ज्ञात करो और परिपथ का सदिश आरेख भी खींचो। ये तो रहा पहला सवाल आपके लिए। और दूसरा सवाल क्या है बेटा, दूसरा सवाल भी लिखने का प्रयास करना। अगला सवाल, किसी संधारित्र के साथ श्रेणी में जुड़े प्रतिरोध के आर पार, ठीक, किसी संधारित्र के साथ श्रेणी में जुड़े प्रतिरोध के आर पार 50 हर्ट्ज पर 150 वोल्ट की वोल्टता प्रयुक्त की जाती है। ठीक, किसी संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के आर पार 50 हर्ट्ज पर 125 वोल्ट की वोल्टता प्रयुक्त की जाती है। ठीक, आगे कह रहा परिपथ धारा 2.5 एम्पियर है। परिपथ धारा 2.5 एम्पियर है। प्रतिरोधक में शक्ति हानि 125 वाट है। ठीक, प्रतिरोधक में शक्ति हानि 125 वाट है। संधारित्र में शक्ति हानि नगण्य है। संधारित्र में पावर लॉस क्या दे रहा है आपको, नगण्य दे रहा है। प्रतिरोध तथा धारिता ज्ञात करो। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध तथा धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या दे रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रहा है और प्रतिरोध के आर पार वोल्टेज दे रहा है, यानी बी आर दे रहा है। बी आर बराबर क्या मिल जाएगा आपको, आई आर। ठीक है ना, यही 3 पैरामीटर से एक पैरामीटर आप यहां निकाल सकते हैं। और क्या था, परिपथ में करंट दे रहा है, तो यहां से आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी।
थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूं। ये बी आर बराबर क्या दे रहा है, आई इंटू आर। बी आर बराबर 125 दे रहा है और करंट की वैल्यू यहां दे रहा है। आर बराबर क्या हो जाएगा, बी यानी 125 अपान 2.5, यहां से आपको रजिस्टर निकल जाएगा। और क्या, प्रतिरोध में शक्ति हानि दे रहा है 125 वाट। प्रतिरोध में शक्ति हानि यानी पी बराबर दे रहा है 125 वाट। यहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं, रजिस्टर निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और संधारित्र में शक्ति हानि आपको नगण्य है, तो आपसे प्रतिरोध आ जाएगा। तो धारिता भी पूछ रहा है, ठीक। धारिता बराबर एक्सी अपान 1.2 पाई एफ सी, ठीक। सी निकाल लेना, ओके। या अगर आप वैसे नहीं समझ आएगा, टोटल शक्ति हानि यहाँ पर इसके एक नगर दिया है, टोटल यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप, वो आपकी पावर आ जाएगी, उससे उनका वी आपका निकल जाएगा, ठीक है। लगाना, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हेडिंग है सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में, यानी जब आपके सीरीज में रेजिस्टेंस भी लगा हो, प्रेरकत्व भी लगा हो और क्या, कैपेसिटर भी लगा हो, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तब आपको कैसा रिलेशन मिलेगा, ओके। हेडिंग क्या है, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हों। जैसा आपको चीज दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस एल है और ये कैपेसिटेंस है, तीनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। मैंने यहाँ पर मान लिया कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बी आर है और एल के क्रॉस वोल्टेज बी एल है और सी के क्रॉस वोल्टेज बी सी है, ओके। और जैसा कि अलग अलग मैं पहले वेक्टर डायग्राम बनाया हूं, जैसे कि आप रेजिस्टेंस के क्रॉस प्योर रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं वेक्टर डायग्राम, और प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा चुके हैं और प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा चुके हैं। तो ये प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है। प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट क्या होता है, फेज में होते हैं, तो क्या फेज में दिख रहा है। और प्योर इंडक्टर सर्किट में आप पढ़ चुके होंगे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होता है, लैग होता है, पश्चगामी होता है। तो आप क्या दिख रहा है, वोल्टेज से हमारा करंट क्या है, 90 डिग्री लैग है, ठीक। और कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है कि करंट 90 डिग्री क्या होता है, वोल्टेज से लीड होता है। तो क्या है, करंट यहाँ वोल्टेज बीसी से 90 डिग्री क्या है, लीड है, अग्रगामी है, ठीक। ये सब पढ़ चुके हो। अब यदि सीरीज में लगे हुए तब कैसा कॉम्बिनेशन होगा, तब क्या रिलेशन मिलेगा, ठीक। तो मैं कुछ थ्योरी लिखा हूं कि आर ओम का प्रतिरोध, एल हेनरी का प्रेरकत्व तथा सी फैराड धारिता का संधारित्र श्रेणी क्रम में एसी सप्लाई वी के आर पार जुड़े हुए हैं, ठीक। यहाँ फ्रीक्वेंसी अब भी ले सकते हैं आप, वी के आर पार जुड़े हुए हैं। तो रेजिस्टेंस आर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, बी आर बराबर आई आर, ठीक। यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, बी आर बराबर आई आर। इसके चूंकि सीरीज में है, जो करंट इसमें फ्लो करेगी वही करंट इसमें फ्लो करेगी, वही करंट इसमें फ्लो करेगी, ठीक। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालोगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहां भी करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वही, तो यहां से रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आई इंटू आर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेरकत्व एल के क्रॉस वोल्टेज बी एल बराबर आई इंटू एक्सएल मार रहे हैं, इंडक्टर क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, एक्सएल है हमारा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज आई इंटू एक्सएल। और इसी प्रकार संधारित्र के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सी। ये तो मैंने निकाल लिया कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मैंने निकाल लिया, ठीक। आगे चलते हैं। आगे आप वेक्टर डायग्राम देख रहे हैं। जैसा कि बेटा आपको पता है कि कैपेसिटर में करंट लीड होता है
और इंडक्टर में करंट क्या होता है, लैग होता है। ठीक, कितना 19 डिग्री वोल्टेज से। उसी के बेस पर आपको यहां पर ये बनाना है वेक्टर डायग्राम। तो आप देख रहे हैं तीनों सीरीज में थे, अभी तीनों सीरीज में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, और करंट क्या है, इक्वल, सभी में समान बह रही है। तो रिफरेंस उसी को माना जाता है जो क्या हो, समान हो। तो यहां पर करंट को मैंने क्या मान लिया, रिफरेंस मान लिया। वो बिंदु मैंने क्या मान लिया, करंट रिफरेंस मान लिया। अब आप क्या जानते हैं, यदि प्योर रेजिस्टेंस होगा, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होगा कि वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं बेटा। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में या रेजिस्टेंस सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। तो मैं मान लिया कि ओ बिंदु से बी बिंदु तक क्या है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप बी आर है, बी आर बराबर आई आर है। अभी आप आगे देखे थे पीछे, ठीक है। तो यहां पर बी आर बराबर क्या मिल गया आपको, आई आर मिल गया। अब बेटा आप जानते हैं कि इंडक्टर के केस में क्या होता है कि वोल्टेज लीड होता है, या दूसरे माध्यम से कह सकते हैं करंट लैग होता है। ठीक, यदि आपको दिक्कत हो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कैसे लीड है कैसे लैग है, या भूल जा रहे हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उससे समझना। आप जानते हैं सिबिल, ये फार्मूला रट लेना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे ये चीज। सिबिल, CIVIL, ये बहुत छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत ट्रिकी फार्मूला है। सिबिल, सी से क्या पढ़ेंगे आप, कैपेसिटर, एल से इंडक्टर, और रेजिस्टेंस का रट लीजिए कि दोनों क्या फेज में होते हैं, ना कोई लैग होता ना कोई लीड होता है। सी से कैपेसिटर आया, जब पहले कैपेसिटर आ रहा तो आप देख रहे हैं दो क्वांटिटी पकड़ेंगे, चूंकि रिलेशन में आपको निकालना है लैग लीड का, वोल्टेज और करंट के बीच आपको रिलेशन ज्ञात करनी है। ठीक, वोल्टेज और करंट के भी रिलेशन ज्ञात करनी है। तो यहां पर मैंने वोल्टेज और करंट को पहले पकड़ा, पहले कैपेसिटर आ रहा है तो करंट और वोल्टेज पकड़ा, तो क्या आ रहा है, पहले करंट आ रहा है। तो मतलब कैपेसिटर में क्या होता है, करंट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, लीड होगा, यानी अग्रगामी होगा। चूंकि पहले करंट आ रहा है इसलिए क्या होगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा, और वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री पश्चगामी होगा। समझ आया, फिर से ध्यान सुनना। पहले सी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, जो आप अग्रगामी और पश्चगामी यानी लीडिंग और लैगिंग का रिलेशन निकालते हैं, वोल्टेज और करंट में निकालते हैं। तो मैंने वोल्टेज और करंट को पकड़ा, यानी कैपेसिटर में जो होता है, इससे क्या पता चल रहा है, पहले करंट आ रहा है इस फार्मूले से, तो वोल्टेज से करंट क्या होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इसी प्रकार यहाँ इंडक्टर आ रहा है, और रिलेशन किसमें किसमें मिलता है, वोल्टेज और करंट में आपको रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पे देखो पहले वोल्टेज आ रहा है, ध्यान से समझना, पहले वोल्टेज आ रहा है। तो क्या पता चलेगा, इससे पता चल रहा है पहले वोल्टेज आ रहा है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी यानी लीड होता है, और करंट क्या होता है, पश्चगामी होता है। किसमें, इंडक्टर में। तो वही तरह अब आप यही इसी फार्मूले से देखिएगा, मैंने रजिस्टर में क्या बताया, दोनों फेज में है, तो मैंने बी आर और आई को एक ही फेज में बना दिया, एक ही लाइन पे इनको डाल कर दिया, ड्रा कर दिया। ठीक है, अब आप इंडक्टर केस में क्या देख रहे हैं बेटा कि वोल्टेज क्या है, लीड है, करंट क्या है, लैग है, यानी पश्चगामी है, वोल्टेज अग्रगामी है। तो यहां से मैंने ओ बिंदु से ओसी बिंदु को करंट से 90 डिग्री से लीड बना दिया, अग्रगामी बना दिया, बीएल मैंने मान लिया, एक्सएल के क्रॉस वोल्टेज मैंने बीएल मान लिया, और इससे देखो क्या बेटा बना दिया, 90 डिग्री पे क्या बना दिया मैंने, ओसी मैंने मान लिया इतना, ओसी क्या है, लीड है, अग्रगामी है। अब आप जैसा कि आप जानते हैं बेटा, यहां से पकड़िए, कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज बाद में आ रहा है, करंट पहले आ रहा है, यानी वोल्टेज पश्चगामी है, कितना, 90 डिग्री, करंट से पश्चगामी है। तो देखो बेटा इधर ओसी मैंने क्या मान लिया, वीसी, यहां माना वीसी, यानी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बीसी, और आप देख रहे हैं करंट के क्या है, पश्चगामी है। ठीक है ना, करंट से क्या है, वोल्टेज हमारा पश्चगामी है। ठीक, यहां पर आपको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए बीएल अंतर बीसी निकालना पड़ेगा, यानी बीसी और बीएल में जो भी अधिक होगा, वो अधिक में से कम वैल्यू को आप घटा देंगे तो डिफरेंस वैल्यू मिल जाएगा। हम यहाँ पर क्या मान के चल रहा हूं कि इंडक्टिव वोल्टेज क्या है, हमारा अधिक है। ठीक, यहाँ पर जो ओडी मिल रहा है
कैपेसिटिव वोल्टेज और इंडक्टिव वोल्टेज का अंतर मिल रहा है बीएल माइनस बीसी। ये ओडी हमारा क्या है, बीएल माइनस बीसी। ठीक, और आप जानते हैं ओडी बराबर क्या रहेगा, ए बी रहेगा। ठीक, क्योंकि एक प्रकार का रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो ओडी बराबर ओबी और ओबी बराबर एडी मिलेगा आपको। तो बीएल माइनस बीसी बराबर जितना ये होगा तो बीएल माइनस बीसी ए भी होगा। और ये आपका ओ ए क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज बी मिल रहा है, बी बराबर आई जेड। ठीक बेटा, तो यहां से आप इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। आप ध्यान देना, तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं ओ ए बी में, ओ ए बी से क्या हो जाएगा बेटा आपको, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यही रूट में क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओबी के क्रॉस वोल्टेज कितना है बेटा, बी आर है, बी आर स्क्वायर हो गया। ए बी के क्रॉस वोल्टेज कितना है बेटा, बी एल माइनस बी सी है, तो बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो गया बेटा। बी बराबर आई आर, बी आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आई आर। ठीक, और बी एल के क्रॉस आई एक्सएल, बी सी के क्रॉस आई एक्सी मान चुके हैं, तो दोनों की तीनों की वैल्यू रखा गया, कितना मिल गया, आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहां से आई स्क्वायर कॉमन, यहां से भी आई स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो रूट में है, रूट से बाहर आ जाएगा तो आई बचेगा। तो बी बराबर आई, रूट में क्या बचा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो गया। ओके, आर को मैंने इधर लिया, सॉरी आई को मैंने इधर लिया, और यहां से या कह सकते हो आप अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इधर लेंगे, उधर आई बचेगा, यानी आई बराबर मिल जाएगा आपको वी अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और यही क्या है, ये बेटा क्या है हमारा एफिडेंस, तो बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, जेड मिल जाएगा। यहाँ पर आई बराबर क्या मिल गया बेटा, बी अपॉन जेड। ठीक है ना, तो जेड बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, जैसा कि यहाँ दिखाया गया, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, वो भी रूट में। परिपथ का क्या है, एफिडेंस है, यानी प्रतिबाधा है। ठीक है ना, यहां पर आप यक्स भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर क्या, जब यक्स लिखेंगे तो यक्स बराबर आप लिखेंगे एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक, यानी प्रतिबाधा का होल स्क्वायर बराबर प्रतिरोध का होल स्क्वायर प्लस कुल प्रतिरोध का होल, कुल प्रतिघात का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा का होल स्क्वायर बराबर प्रतिरोध का होल स्क्वायर प्लस कुल प्रतिघात का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, यानी जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर बराबर मान लेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी। राइट, आगे चलते हैं। कहीं पर भी अगर बच्चों को ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना बेटा। आगे क्या है, वोल्टेज तथा करंट के बीच फेज एंगल कितना आप पाएंगे। ठीक बेटा, वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल क्या होगा, tan फाई बराबर, ध्यान देना, tan फाई बराबर tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक, लंब बटा आधार। जैसा कि यहां से आप देखिएगा इस चीज से, यहां पर मैं क्या मान लूं, ये फाई एंगल है बेटा। यहां से आप निकालेंगे, मैंने क्या मान लिया, फाई एंगल है, तो tan बराबर क्या है, ये लंब हुआ बी एल माइनस बी सी। ठीक बेटा, बी एल माइनस बी सी क्या हुआ, लंब हुआ, और क्या हो गया, आधार हो गया बी आर। अब ध्यान देना, यानी ए बी बटा ओ भी यहां मिल जाएगा, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक, तो हम डायरेक्ट कर दिए हैं, यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी बी एल माइनस बी सी अपान बी आर लिख सकते हैं। ठीक बेटा, tan फाई बराबर बी एल माइनस बी सी अपान बी आर लिख सकते हैं। उसके बाद आप बी एल के बराबर क्या लिखेंगे, आई एक्सएल, यानी वोल्टेज ड्रॉप। अब बी सी जगह क्या लिखेंगे बेटा, आई एक्सी। राइट, अब बी आर जगह आई डॉट आर। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ भी क्या आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बेटा, tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। मैं इसे एक्सी डिनोट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स अपान आर, यानी कुल इम्पीडेंस अपान रेजिस्टेंस। तो tan फाई बराबर आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, और जो पहले में बताया ये वाला बी एल माइनस बी सी बराबर अपान बी आर भी लिख सकते हैं।
ठीक, यानी आपके जो भी पैरामीटर दे उससे आप निकाल सकते हैं। यदि वोल्टेज के रूप में पैरामीटर दे रहा है तो आप भी tan फाई निकाल सकते हैं। यदि इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के रूप में पैरामीटर दे रहा है तब भी आप फेज एंगल निकाल सकते हैं। और रही पावर फैक्टर बराबर बेटा, आप जानते हैं पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है, आर अपान जेड होता है। तो cos फाई बराबर आर अपान जेड, जेड बराबर क्या, अभी मैंने पीछे आपको बता चुका हूं कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होगा। ठीक, ये तो रहा आपका बेटा कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जब सीरीज में तीनों लगे हुए तब कैसा रिलेशन मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कुछ न्यूमेरिकल है, उसे समझने का प्रयास करना। इसी तीनों पे यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जब सीरीज में लगे हुए उस बेस पे मैंने न्यूमेरिकल लिया है। तो एक कॉइल जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, ध्यान से सुनना, एक कॉइल जिसका प्रतिरोध 10 ओम है तथा प्रेरकत्व कितना है, 0.1 हेनरी है। एक कॉइल जिसका प्रतिरोध 10 ओम है तथा प्रेरकत्व 0.1 हेनरी है। ठीक बेटा, 150 माइक्रोफैराड के संधारित्र के साथ श्रेणी में क्या है, जुड़ा हुआ है। एक कॉइल जिसका प्रतिरोध 10 ओम तथा प्रेरकत्व 0.1 हेनरी है। एक कॉइल जिसका प्रतिरोध 10 ओम तथा प्रेरकत्व 0.1 हेनरी है, यह 150 माइक्रोफैराड संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में क्या बेटा, जुड़ा हुआ है। इस परिपथ के आर पार प्रयुक्त वोल्टता 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। ध्यान से सुनना, इस परिपथ के आर पार प्रयुक्त वोल्टता 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। तब ज्ञात करो। ठीक, तब आपको ज्ञात क्या करना है बेटा, करंट। नंबर 1 करंट, दूसरा क्या निकालना बेटा, पावर फैक्टर cos फाई। अगला क्या निकालना है, कोयल यानी कुंडली के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। सवाल को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनना कि एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 10 ओम तथा प्रेरकत्व 0.1 हेनरी है, 150 माइक्रोफैराड के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इस परिपथ के आर पार वोल्टेज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। ठीक, तब आपको क्या करना है, नंबर 1 करंट, दूसरा आपको पावर फैक्टर निकालना है, अगला कोयल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक, तो आगे चलते हैं, क्या क्या आपको दे रहा है बेटा उसे आप लिख लेंगे। तो आपको क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है आर 10 ओम, यल 0.1 हेनरी दे रहा है और कैपेसिटर कितना दे रहा है, 150 माइक्रोफैराड। इसे क्या बना लेंगे, फैराड में बदल लेंगे, 150 इंटू 10 के पावर -6 फैराड हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहा है बेटा आपको, 200 वोल्ट दे रहा है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रही है। करंट, पावर फैक्टर और कॉइल के क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं बेटा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में लगे हुए, करंट तो सेम होगी। वोल्टेज दे रहा है, यदि आप इम्पीडेंस निकाल लें, ध्यान समझना बेटा, यदि आप इम्पीडेंस जेड निकाल लें तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी अपान जेड। और जेड बराबर आप अभी पढ़ के आ रहे हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यही पढ़ के आ रहे हैं। तो आपको एक्सएल की वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी यहां पर आपको बेटा एक्सएल निकालना पड़ेगा और एक्ससी निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहां से मैंने पहले एक्सएल निकाल लिया। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, 2 पाई की वैल्यू 3.142 और फ्रीक्वेंसी 50 दे रहा है, यल का वैल्यू 0.1 हेनरी दे रहा है। इसे जब बेटा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 31.42 ओम मिल जाएगा। यानी एक्सएल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 31.42 ओम आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं बेटा, एक्सी निकाल लेते हैं। एक्सी बराबर क्या होता है बेटा, 1/2 पाई एफसी होता है, राइट। एक्सी बराबर 1/2 पाई एफसी। एक्सी बराबर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 2 इंटू 3.142 इंटू 50 इंटू 150 इंटू 10 पावर -6। ठीक, 10 पावर 6 ऊपर जाएगा तो यही आप हल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सी बराबर 21.22 ओम, राइट। एक्सी बराबर मिल जाएगा आपको 21.22 ओम। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं मैं सर्किट भी बना दिया हूँ कि रेजिस्टेंस 10 ओम, एक्सएल और एक्सी क्या सीरीज में लगे हुए हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज ने बी आर मान लिया, इसके क्रॉस बी एल और इसके क्रॉस बीसी, जैसे आपको थ्योरी में पढ़ाया हूँ बेटा, ठीक है। और इन दोनों यानी रेजिस्टेंस और एक्सएल के क्रॉस मैंने वोल्टेज क्या मान लिया, बी आर एल मान लिया, राइट।
इसके दोनों के क्रॉस वोल्टेज ने BRL मान लिया और 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपको सप्लाई दी जा रही है। तो जैसा कि आप रिजल्टेंट अगर रिएक्टेंस की बात किया जाए एक्स बराबर एक्सएल माइनस एक्सी होगा, पीछे मैं बता चुका हूं बेटा। तो आप एक्सएल की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, एक्सी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस करेंगे यानी 31.42 एक्सएल की वैल्यू दे रहा है और एक्सी की वैल्यू अभी निकाले हैं 21.22। तो हल करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 10.22 ओम, ये 10.22 ओम आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट रिएक्टेंस आपका आ गया बेटा। तो यहां से आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, जेड बराबर आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू रखेंगे आप 10 और एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं आप, रखेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, हल करेंगे जेड बराबर 14.28 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, जेड बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पर 14.28 ओम। तो आप करंट यहां से निकाल लेंगे। करंट पहला पॉइंट करंट पूछ रहा है, आई बराबर क्या होता है बेटा V/Z होता है। बी सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहा है 200 वोल्ट दे रहा है और जेड की वैल्यू अभी आप निकाल रहे हैं कितना 14.28 रखेंगे। जब इसे हल करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, करंट का मान यहां से बेटा आपको कितना मिल जा रहा है 14 एम्पियर। पहला पॉइंट आ गया, करंट बराबर कितना मिल गया 14 एम्पियर। उसके बाद बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर पूछ रहा है। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है बेटा कास फाई बराबर R/Z। पावर फैक्टर को कास फाई से डिनोट करते हैं। तो कास फाई बराबर क्या मिल जाएगा बेटा R/Z। आर की वैल्यू 10 ओम और जेड अभी निकाले हैं 14.28। जब इसे डिवाइड करेंगे बेटा कितना मिल जाएगा 0.7। कास फाई बराबर 0.7 मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, कोयल के क्रॉस वोल्टेज चाहिए। कोयल के क्रॉस वोल्टेज नहीं, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। कोयल हमारा ही है बेटा, ध्यान से समझना, यहां से यहां तक लेके हमारा कोयल है, वाइंडिंग है। ठीक, ये पूरी वाइंडिंग है। तो इसके क्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए, इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए VRL चाहिए, राइट। तो VRL निकालने के लिए आपको ZRL की जरूरत पड़ेगी। ZRL यानी अब हम इस सर्किट को भूल जाएंगे, यानी अब सीरीज में यहां पर क्या लगे हुए रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगे हुए हैं। तो आप वो बात करिए जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में लगे हुए थे तो जेड बराबर क्या पढ़े थे बेटा, जेड बराबर रूट में R² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े थे। तो उससे हम निकालेंगे। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आप ZRL बराबर क्या मिल जाएगा R² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना बेटा है 10 और एक्सएल अभी आप बेटा निकाल चुके हैं 31.42, पीछे देखना। जब हल करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 32.97 ओम आ गया, राइट। जब ZRL आ गया है यानी यहां आ गया ZRL आ गया है बेटा आपको, तो आप ZRL बराबर यानी जो करंट इसमें फ्लो कर रही है इसमें फ्लो कर रही है, तो BRL बराबर क्या हो गया I × ZRL और I का करंट अभी आप निकाले हैं कितना 14 एम्पियर, राइट। तो बेटा आ गया कोयल के क्रॉस वोल्टेज BRL बराबर I × ZRL। तो BRL बराबर क्या मिल गया बेटा, आप करंट की वैल्यू 14 रखें आप और ZRL बराबर अभी आप निकाले 32.97। तो BRL बराबर क्या मिल गया बेटा 461.58 वोल्ट, राइट। BRL बराबर यानी कोयल के क्रॉस वोल्टेज कितना मिल गया बेटा 461.58 वोल्ट। और यदि आपको कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो वही I × XC, BC बराबर 14 यही 14 × 21.22, इसी हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 297.08 वोल्ट। ठीक, ये रहा न्यूमेरिकल। ठीक, वीडियो देखना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी न्यूमेरिकल या कोई थ्योरी समझ में ना आए बेटा कमेंट जरूर करना, तभी हमें समझ में आएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।